एक बार बता दीजिए कि ऑडियो ठीक है, डिस्प्ले आपको दिख रहा है, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करें। एक बार आप मैसेज में बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग में क्लास चलेगी। ओके, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जितने भी एग्रीगेट्स, चाहे वो जीडीपी, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो, फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या, पर्सनल टैक्स क्या, डिस्पोजेबल टैक्स क्या है ना, ये सारी चीजें और उसके एमसीक्यू भी हम लोग कर चुके हैं। और बीच बीच में जो भी पीछे पढ़ाया जा चुका है उसका एमसीक्यू भी करते रहेंगे। ठीक है। क्लासिकल मैक्रो मॉडल हो चुका है, उसको भी हमने करा है। अब हमें सॉल्व करना है किनीजियन मॉडल, यानी किनीजियन मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे। आराम से एक एक चीज को देखेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। किनीजियन मॉडल, देखिए आपको पता है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो इकोनॉमी को कुछ अलग तरीके से देखते थे। वो कहते थे कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, वेज और प्राइस फ्लेक्सिबल होता है, और कभी कभी इन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनती है तो वेज और प्राइस फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसे सॉल्व कर लिया जाता है बड़ा आसानी से। आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। केन जिसके विपरीत कुछ अलग बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर ग्लोबल डिप्रेशन 1930 की सिचुएशन बनती ही नहीं। तो केन ये कहते हैं कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ना होकर अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, और जो वेज वगैरह होता है वो रिजिड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमी में ट्रेड यूनियंस हैं, लेबर यूनियंस है, इंटरनेशनल लॉ के तौर पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और मिनिमम वेज को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वेज फ्लेक्सिबल नहीं होता। ये बात गलत है। किसने बताया था? किसने बताया था? केनेजियन मॉडल जो है वो इकोनॉमी को तीन अलग अलग हिस्सों में करके पूरे मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। एक तो प्रोडक्ट मार्केट, वस्तु बाजार। दूसरा मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। और तीसरा लेबर मार्केट, श्रम बाजार। ठीक है। गुड्स मार्केट में क्या होता है? आप जानते हैं कि गुड्स मार्केट का मतलब है, जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं, सीधी सी बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज बनती है। स्पेशली गुड्स की बात की जाती है। तो जो गुड्स बनती है, गुड्स बनने के बाद उन गुड्स की कुछ वैल्यू होती है, और वैल्यू जो होती है, सभी गुड्स के वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो वो इनकम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? इनकम के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा भाई? इनकम के बराबर। और जो गुड्स बनती हैं उन पे जो खर्चा करा जाता है उसको हम स्पेंडिंग कहते हैं। भाई गुड्स बन गई, मार्केट में जाएंगी, सेल होगा, तो उसको स्पेंडिंग कहा जाएगा। ठीक है। यानी इनकम को हम आमतौर पर डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं ना, जीडीपी की बात होती है। ये वाई इक्वल
और स्पेंडिंग जो है वो एग्रीगेट डिमांड। अब स्पेंडिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, लोग हैं, उनका खर्चा यानी वो कंजम्पशन गुड पे जो भी खर्चा करते हैं उसको हम सी से दिखा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी एक्सपेंडिचर होता है या खर्चा होता है। जैसे सपोज करिए कोई फर्म जेसीबी बना रही है, कोई फर्म कोई बड़ी मशीन बना रही है, तो वो डेली यूज में कंजम्पशन के लिए यूज नहीं होगा, बल्कि किसी अन्य फर्म के द्वारा कंजम्पशन के टर्म में यूज करा जाएगा, तो उसको हम आई से दिखा रहे हैं। और गवर्नमेंट, अभी यहाँ पे हमने इकोनॉमी को क्लोज रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बाहर रखा हमने, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे एस है, तो इससे क्या डिराइव होगा, इससे डिराइव होगा आई एस कर्व। यानी प्रोडक्ट मार्केट में इनकम और स्पेंडिंग के बीच में जो अंतः क्रिया है, इंटरेक्शन है, उससे क्या डिटरमाइन होगा या उससे क्या निकल के आएगा, आई एस कर्व, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, स्लोप क्या होगी, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या होगा, एमपीसी का, मल्टीप्लायर का और प्रेफरेंस का, टेस्ट का, आईएस का के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में जो इनकम है, यहाँ पे अगर आपसे हम कह दें कि जो इनकम है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड पे, यानी y इक्वल फंक्शन ऑफ एडी, ठीक है भाई। तो ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट है, वस्तु बाजार है। मार्केट में हम क्या करेंगे, ये आगे चल के एक एक चैप्टर और या एक एक टॉपिक बनता जाएगा और एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे। अब आते हैं मनी मार्केट में। क्या होगा, मनी की डिमांड की जाएगी और मनी की सप्लाई की जाएगी। क्या की जाएगी, मनी, और बराबर किसके होगा, मनी सप्लाई की। अगर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, मनी की सप्लाई की, मनी सप्लाई, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। तो एक बार आप लोग बता दीजिए यहाँ तक हमारा सब ठीक चल रहा है, जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक। अब बेसिकली जो डिमांड है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात की। आपको ये पता होगा कि जो मनी की डिमांड है वो लिक्विड को रखने की बात, प्रेफरेंस देना। लिक्विड का मतलब होता है तरलता, और प्रेफरेंस का मतलब है कि वरीयता। तो सबसे ज्यादा जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, कैश। सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है, कैश। तो आमतौर पे यहाँ पे किसकी बात की जाती है, कैश को होल्ड करने की बात करी जाती है। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि मनी सप्लाई, तो यहाँ पे एल है और यहाँ पे एम है, तो यहाँ से क्या डिराइव होगा, एल एम कर्व। यानी मनी मार्केट से एल एम कर्व डिराइव होगा। अब एक चीज और समझने वाली है, अब जब ये दोनों आई एस कर्व और एल एम कर्व एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे से अंतः क्रिया करेंगे या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या इन दोनों के बीच में जो चीजें होंगी, इंटरेक्शन होगा, अंतः क्रिया होगा, उससे क्या डिटरमाइन होगा, उससे डिटरमाइन होगा एग्रीगेट डिमांड कर।
और आमतौर पे इसे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक। अब लेबर मार्केट से क्या होगा, लेबर मार्केट से क्या होगा? आपको पता है कि इकोनॉमी में को या कोई भी फर्म हो, लेबर को बस उसी मात्रा तक रखेगी जिस मात्रा तक उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स से कम उस अमाउंट या उस वैल्यू मुद्रा के रूप में प्राप्त हो जिससे वो आसानी से उन मजदूरों को या एम्प्लॉयमेंट पे लगे हुए लोगों को काम पे रख सके। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 10 लोगों को जॉब पे रखा जा रहा है और वो जो लोग गुड्स बना रहे हैं उसको गिवन मार्केट प्राइस पे जो गुड्स की प्राइसेस है सेल की जा रही है, तो कम से कम फर्म को उतना तो मिल ही जाए जितना उन लोगों को काम पे रखने के लिए उसे चाहिए ही चाहिए। तो जब लोगों को काम पे रखा जाएगा और वो गुड्स को बनाएंगे, तो गुड्स को बनाएंगे तो उससे होगा क्या, गुड्स की प्रोडक्शन होगी, और जब गुड्स की प्रोडक्शन होगी तो वहां से सप्लाई करवा जाएगा। यानी इकोनॉमी के जितने भी फर्म्स हैं वो लोगों को रखते हैं, यानी लेबर मार्केट में डिमांड और सप्लाई के माध्यम से जब लोगों को रखा जाता है तो वो गुड्स को बनाते हैं, और गुड्स को बनाने पे यानी सभी फर्म्स के गुड्स को जोड़ दिया जाए तो उससे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन आ जाएगा। यानी लेबर मार्केट से क्या निकल के आएगा, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन यानी एएस, जिसको आमतौर पे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है भाई। एक चीज आपको मैं रिकॉल कराता हूँ कि जब हम लोग क्लासिकल पढ़ रहे थे तो क्लासिकल में जो नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन होता है वो सप्लाई साइड से होता था, यानी सप्लाई डिटरमाइन करते थे, यानी कैपिटल स्टॉक, टेक्नोलॉजी, लेबर, ये सारे ये डिटरमाइन करते थे कि ओवरऑल नेशनल इनकम है क्या। यहाँ पे क्या कौन सा डिटरमाइन कर रहा है नेशनल इनकम, एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू, यानी लोगों का कंजम्पशन, लोगों का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये डिटरमाइन करेगा कि इकोनॉमी की वैल्यू क्या है। तो ये चीज यहां तक क्लियर है। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इंटरेक्शन और अंतःक्रिया से क्या निकल के आएगा, जिसको हम एडी इक्वल एस कहेंगे बाद में। इससे हमें पता चलेगा कि ये तीनों मार्केट्स में, ये हमारा वस्तु बाजार है, ये हमारा मनी मार्केट आईएसएलएम वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार से निकल रहा है, श्रम बाजार से निकल, और जब ये दोनों एक दूसरे से एडजस्ट होंगे, इक्विलिब्रियम बनाएंगे, तो उससे तीनों मार्केट यानी प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट और लेबर मार्केट, तीनों मार्केट इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि एडी और एस के इक्वल होने की वजह से ये थ्री मार्केट्स यानी लेबर मार्केट, गुड मार्केट और मनी मार्केट एक साथ तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक बार मैसेज में बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका पूरा रहा एक चार्ट जो आपको पूरे केनीजियन मॉडल में पढ़ना है। यानी इस अगर ये आप सारे पढ़ लेंगे तो आपका केनीजियन मॉडल कंप्लीट। अब आते हैं, अब एक एक करके पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, चीजों को आराम से देखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मार्केट से, और जैसे ये खत्म हो जाएगा मनी मार्केट पे जाएंगे, और जैसे ही मनी मार्केट खत्म हो जाएगा हम लेबर मार्केट पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। आपको ये चीज बताना जरूरी था कि इसमें होने वाला क्या है, क्योंकि आप इससे पहले जब केनीजियन मॉडल पढ़े होंगे तो आपको यही नहीं पता चल पा रहा होगा ठीक से, या आपके दिमाग में भरोसा नहीं बन पा रहा होगा कि
कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही क्लियर नहीं हो पाता है कि हमें पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, शुरुआत कहाँ से है। थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है तो भरोसा नहीं होता है। तो आई होप आप दोनों को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इस मॉडल में करना क्या है और कहाँ से चीजें शुरू हो रही हैं। मैं एक से दे रहा हूँ कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो फुल एम्प्लॉयमेंट की बातें करते थे और इकोनॉमी को बताते थे कि लॉन्ग टर्म में चलेगा। केनेडियन ठीक इसके उलट थे। हालांकि हमने इसका एक कंपैरिजन चार्ट भी आपको क्लासेस में पढ़ा रखा है, जो पहले पढ़ाया गया है, तो एक कंपैरिजन चार्ट भी है, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत फ्रेश और क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस है क्या, कहाँ पे है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मार्केट। हिंदी में इसे वस्तु बाजार कहते हैं। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स है, उसको पहले जान लेते हैं ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। ये मुझे भी पता है, ख्याल कराना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत अच्छा कि कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग तरीके से चीजें हो सकता है कि दिखे। बेसिक पॉइंट 1, अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमी में हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? टू सेक्टर, द्विक्षेत्रीय। हिंदी में द्विक्षेत्रीय की बात करें, टू सेक्टर मॉडल। जब टू सेक्टर की बात करते हैं तो एक सेक्टर जो हो जाएगा आपका हाउस होल्ड हो जाएगा, जिसको हम एच से लिख रहे हैं, और जो दूसरा सेक्टर हो जाएगा वो फर्म का सेक्टर हो जाएगा, फर्म का सेक्टर हो जाएगा। फर्म्स का काम क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन करना है, यानी जो फर्म होती है उनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और वो कहाँ से भेजती हैं? फर्म्स को भेजती हैं। अब जब फर्म्स इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल और अन्य चीजों को, अन्य जरूरी चीजों को प्रोडक्शन फंक्शन में मिलाती है और मिला के एक निश्चित रेशियो से मिलाती है, तो गुड्स बनता है और गुड्स को बेचा कहाँ जाता है? किनको? हाउस होल्ड को। ठीक है भाई। अब सपोज करें कि जैसे कोई बड़ी मशीन बन गई, तो वो हाउस होल्ड तो लेगा नहीं, तो उसका क्या होगा? तो उसका कोई दूसरी फॉर्म लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंजम्पशन का पार्ट है, यानी जो आई वाला वैल्यू है, जो कैपिटल पार्ट है, वो कंज्यूमर के अलावा अलावा फॉर्म सेक्टर भी, यानी एक फॉर्म बना रही तो दूसरी फॉर्म खरीद रही है, ये भी इन्वॉल्व होगा इसमें। यानी दूसरे शब्दों में आपको क्या पता चला कि एच से फर्म की तरफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज जो फिनिश्ड है वो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे फैक्टर पेमेंट आ रहा है, यहाँ पे फैक्टर जा रहा है, यहाँ पे गुड्स, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर जा रहा है या कंजम्पशन। ठीक है। यानी जो गुड्स बन रहा है, अगर आप उसको जोड़ देंगे तो जो नेशनल इनकम आएगा वाई, वो उन गुड्स पे किए गए खर्चे के बराबर होगा, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब चूंकि सेक्टर दो ही है, कंजम्पशन का सेक्टर यानी हाउस होल्ड, और फर्म इन्वेस्टमेंट का सेक्टर। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो इनकम है दो पार्ट में बट जाएगा। भाई जो इनकम है वो कंजम्पशन और सेविंग, अगर आपके पास 100 रुपए है और आपने खर्चा कर दिया 50 रुपए, तो आपके पास बचा कितना? 50 बचा। तो इसका मतलब क्या है कि जो खर्चा और सेविंग है उसको जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल टू सेक्टर इकोनॉमी में इनकम पता चल जाएगी, जीडीपी पता चल जाएगी। यानी वाई को हम C+S इक्वल C+I भी लिख सकते हैं।
अगर आप सी से सी को काट देंगे तो एस बराबर आई। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है कि जो सेविंग होता है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। लाभ कैसे हो गया? अब आते हैं ग्राफ पे। अगर इसका ग्राफ आपसे बनाने के लिए कह दिया जाए, आप जानते हैं कि ये 45 डिग्री लाइन होती है, 45 डिग्री लाइन होती है, और इकोनॉमी में हमेशा कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। क्योंकि जो आप सी देख रहे हैं ना, वो सी कुछ इस तरीके से है, सी बार प्लस बी वाई डी। वाई डी का मतलब डिस्पोजेबल इनकम। 45 डिग्री हमें ये बताती है कि ये दोनों एक्सिस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से जो वैल्यू यहाँ, और यानी ओरिजिन से लेके और इस पॉइंट तक, इसको मानते हैं इन या एंड है, यहाँ तक, और ओरिजिन से लेके पी डैश तक की जो वैल्यू है इक्वल होगी। यानी 45 डिग्री का क्या मतलब है, वो दोनों एक्सिस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक है। अब चूंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है कुछ पार्ट, सपोज करिए कि वो 50 है, यानी अगर हम इसको ऐसे लिख दें 50 प्लस 0.5y, तो ये ओरिजिन है, इससे ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती है, और 50 ओरिजिन से दूर होगा तो कहीं ये पॉइंट आएगा। और 0.5 का मतलब क्या है कि एमपीसी की जो वैल्यू है, ये एक्चुअल में है क्या, एमपीसी है। और एमपीसी को बोला क्या जाता है, बताइए एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया। क्या ये सही लिखा है? क्या ये ठीक लिखा गया है? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ओके ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है। तो यहां से एक लाइन ड्रा हो जाएगी, क्योंकि ये ऑटोनोमस 50 है, तो ये एक लाइन यहाँ से ड्रा होगी। आप कहेंगे कि ऊपर से क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑटोनोमस पार्ट इस वैल्यू के इक्वल है। अब आपसे हम एक चीज यहाँ पूछना चाहते हैं, इस की वैल्यू, यानी जो ये लाइन हमने ड्रा करा है, ये क्या ये ऐसे हो सकती है? अगर आप ये बता दिए तो मामला आप समझ गए। क्या ये लाइन इससे ज्यादा स्टीप हो सकती है 45 डिग्री लाइन से? थोड़ा जल्दी बताइए। नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं हो सकती है? जल्दी बताइए, आप लोग बहुत कुछ पढ़ना है। क्यों नहीं होगा, आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। नहीं, ऑटोनोमस पार्ट से नहीं, यहां से भी तो ऑटोनोमस पार्ट स्टार्ट हो रहा है। हम स्लोप की बात कर रहे हैं, स्टीप और फ्लैट की। क्या ये जो लाइन है वो स्टीप हो सकती है? अगर आप यहां से स्टीप करेंगे तो भी तो ऑटोनोमस पार्ट यहां से यहां तक हो ही गया। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो लाइन है ना 45 डिग्री, और स्लोप निकालने के लिए आप यूज क्या करते हैं, टेन थीटा। और यार थीटा की वैल्यू क्या है, 45। तो टेन 45 की वैल्यू होती क्या है, 1 होती है। और एमपीसी क्या होता है, ये इस लाइन को बताता है, यानी ये जो लाइन है
यह एक्चुअल में है क्या, बी वाई, वही लाइन है। 50 यानी ये जो है ऑटोनोमस जो पार्ट है वो ये वाली दूरी है, डिस्टेंस है, और जो स्लोप है वो स्मॉल बी है। अब चूंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और एमपीसी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में वेरी करती है, यानी 1 से कम होती है, यानी एमपीसी जो होती है वो लेस देन 1 मोर देन 0 होता है। तो जब जिसका स्लोप 1 है वो 45 डिग्री पे है, तो जिसका स्लोप 1 से भी कम है वो इससे ज्यादा स्टीप कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए 45 डिग्री से ज्यादा स्टीप कंजम्पशन वाली लाइन नहीं हो सकती है। ये शायद आज आपको पता चला होगा, मैं सही बोल रहा हूँ। मैसेज में जल्दी बताइए, आगे बढ़े। ये शायद चीज आपको आज पता चला होगा। ये 45 डिग्री इसका एंगल जो है 45 है, वैल्यू जो है 1 है। एमपीसी की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है। तो जिसकी वैल्यू 1 है, 45 डिग्री की 1 है की वैल्यू, तो उससे ज्यादा स्टीप वो वाली वैल्यू क्यों हो जाएगी जो उससे कम है स्लोप में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 3 सेक्टर मॉडल की बात की जाए, जल्दी जल्दी अब कर लेते हैं क्योंकि एक आपने एक समझ लिया तो बाकी आप समझना आसान है। 3 सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगी और गवर्नमेंट हो जाएगा। इस लेवल गुड्स बनेगा वो इनकम के बराबर होगा, जीडीपी के बराबर होगा, और जब लोग डिमांड करेंगे तो वो ठीक उसके बराबर डिमांड कर लेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगा। गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट दो काम करती है, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और दूसरे तरफ वो टैक्स भी लगाती है। तो जो y है वो आई प्लस जी प्लस सी, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता कहां से है, टैक्स से आता है, टैक्स से आता है ना। और बाकी जो सारी चीजें वो एज इट इज पहले जैसे आपने ऊपर करा है यहाँ पे वो एज इट इज हो जाएगा, सी प्लस एस, सी से सी कट गया, बचा क्या, एस प्लस टी इक्वल आई प्लस जी। अब एस प्लस टी है क्या, आपके पास पैसे आए और आपने खर्चा कम किया और बचा ज्यादा लिया। गवर्नमेंट के पास पैसा गया टैक्स के रूप में, खर्चा गवर्नमेंट, यानी खर्चा का मतलब कि जी की वैल्यू कम हुई और टी की वैल्यू बढ़ गई, तो वो पूरा का पूरा जो वैल्यू है इकोनॉमी में गया नहीं, वो गवर्नमेंट के पास और कंज्यूमर के पास ही रह गया। तो जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इनकम की वैल्यू कंज्यूमर के पास ही रह जाए या गवर्नमेंट के पास ही रह जाए, वो इकोनॉमी में दोबारा से नहीं जा रही है, बैरियर बन रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, लीकेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीकेज। तो लीकेज बराबर किसके है, ये वैल्यू क्या है, इंजेक्शन है। गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो इकोनॉमी में इंजेक्शन की तरह काम करता है। इन्वेस्टमेंट पे जो भी आप खर्चा करते हैं यानी वो दोबारा से फर्म के पास पैसा चला जाता है, तो उसको इंजेक्शन कहा जाता है, इंजेक्शन। अब आपसे एक चीज अगर हम पूछ लें कि अगर लीकेज की वैल्यू बढ़ती है तो वाई पे क्या इफेक्ट आएगा, बताइए क्या होगा। अगर लीकेज की वैल्यू बढ़े तो वाई की वैल्यू जो है वो घटेगी कि बढ़ेगी, जल्दी बताइए, मैसेज में लेट ना करिए आप लोग, छोटे छोटे कंसेप्ट है, आगे बढ़िए ना इसको खत्म करके।
अगर लीकेज की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी। लीकेज को हम एल से दिखा रहे हैं और नेशनल इनकम ये वाला जो पार्ट है इसको हम वाई से दिखा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी। लीकेज बढ़ेगा यानी सेविंग और टैक्स के रूप में पैसा सरकार और लोगों के पास जा रहा है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बनी है वो सेल ही नहीं हो रही, तो फिर जब सेल आउट नहीं होगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगा कैसे, वाई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी ना। बात समझिए। और ठीक इसके उलट भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं एक और बेसिक पॉइंट पे। सरकार ने इसीलिए जीएसटी घटा दिया था कि इंजेक्शन ज्यादा हो, ज्यादा लोग खर्चा करे, जिससे नेशनल इनकम बढ़ेगी और उसका प्रभाव ये बढ़ भी गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं कृपानंद जी। अब बेसिक पॉइंट 2 पे आते हैं। आपको पता है कि जो y होता है वो AD के बराबर होता है। अगर हम आपसे कहें कि y AD के बराबर नहीं है, AD के बराबर नहीं है, क्या होगा? अगर हम आपसे कहें कि y AD के बराबर नहीं है, सपोज करिए कि दो केस लेते हैं। पहले केस में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो y हो ज्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। तो इसका मतलब क्या है भाई, y है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है उन्हीं का एक मॉनेटरी वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन ज्यादा है इस बार। ये हमें क्या बता रहा है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो गई हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो उनकी डिमांड की जा रही है यानी समग्र डिमांड, एग्रीगेट डिमांड वो कम है। तो कुछ गुड्स जो है वो सेल आउट ही नहीं हुई है, वो बच गई है। जो बच जाता है उसको बोला क्या जाता है, इन्वेंट्री बोला जाता है। तो इन्वेंट्री को अगर हम आई यू से दिखाएं तो जो इन्वेंट्री होगा आई यू इक्वल वाई माइनस एडी। अगर वाई की वैल्यू एडी से बढ़ेगी तो इन्वेंट्री बढ़ेगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी इन्वेंट्री की तो उसी को क्या बोला जाता है, अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है भाई, अनप्लान्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अनप्लान्ड का मतलब आप जानते हैं कि आपने पहले से प्लान नहीं किया है। इन्वेंट्री का मतलब कि जो चीजें बच गई हैं, अब हिंदी में एग्जैक्ट आप एक बार देख लीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट का मतलब कि निवेश, यानी जो चीजें बच गई हैं उनकी डिमांड नहीं की, एक तरीके से इन्वेस्ट है, अब वो अगले फेज में मैनेज होगा। तो होगा क्या, अगर इन्वेंट्री स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में जो वाई है वो किसके माध्यम से कम होगा, एडी के माध्यम से कम होगा। कि वाई की वैल्यू बढ़ गई है, एडी की वैल्यू कम है, तो जो फर्म्स है उनको ये मोटिवेशन जाएगा, उनको ये सिग्नल जाएगा कि अब प्रोडक्शन को कम करना है। और ये चीजें तब तक चलती रहेंगी जब तक वाई इक्वल एडी न हो जाए। एक केस ये है। दूसरा केस लेते हैं ठीक इसके उलट, वाई लेस देन एडी। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये कि इस बार डिमांड ज्यादा है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनका मॉनेटरी वैल्यू वाई में कन्वर्ट हुआ। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी डिमांड ज्यादा हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेंट्री स्टॉक है वाई माइनस एडी इस बार कम हो गया है, यानी डिमांड ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया है, यानी स्टॉक इस बार घट गया है। तो फर्म्स को क्या सिग्नल जाएगा, फर्म्स को सिग्नल ये जाएगा, फर्म्स को सिग्नल ये जाएगा कि आगे प्रोडक्शन को बढ़ाना रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक वाई इक्वल एडी के बराबर न हो जाए। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? तो जल्दी से मैसेज में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अनियोजित निवेश, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अनप्लान्ड, अनियोजित। यहाँ तक क्लियर है? फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं जल्दी बेसिक चीजों को, ताकि आगे हम लोग इसको कायदे से पढ़ेंगे पूरी मैथमेटिकली हर तरीके से, है ना। अब एक बेसिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट 3, आवाज है ना क्लियर? सही है। अब बेसिक पॉइंट 3 पाइए, आपको पता है कि जो इनका वो स्पेंडिंग के बराबर होता है, स्पेंडिंग के बराबर होता है, और यहाँ पे इनकम को आय बोला जाता है, स्पेंडिंग को व्यय बोला जाता है। आमतौर पे ये बात किसकी होती है? जीडीपी की, जो डोमेस्टिकली चीजें प्रोड्यूस की जाती है, सीडीपी यानी वाई, और ये स्पेंडिंग ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है भाई। अब जो वाई होता है, वाई सीडी, सीडी का मतलब क्या है कि डोमेस्टिकली जो कंजम्पशन हुआ, कि जो डोमेस्टिकली कंज्यूम हुआ, इसलिए हम इसको सीडी लिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट यानी आई आईडी, डोमेस्टिकली जो इन्वेस्टमेंट हुआ गवर्नमेंट के लिए, हमने जीडी लिख दिया। और एक्सपोर्ट, इस बार हमने ओपन इकोनॉमी की बात करी। क्या यहाँ तक क्लियर है मामला कि हमने ये क्या लिखा और क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है? भाई जो इनकम है वो डोमेस्टिकली जो खर्चा हुआ है कंजम्पशन पे, उसको हमने सीडी लिख दिया। डोमेस्टिकली जो खर्चा हुआ है घरेलू सीमा के भीतर, उसको आईडी लिख दिया। अब चूंकि गवर्नमेंट दूसरे देशों को, जैसे अभी के बजट के लोकेशन में पहले बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया जाता था, इस बार 60 करोड़ दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा भूटान को दिया गया है इस बार। तो अब चूंकि डोमेस्टिकली हम चीजों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने रखा है, और एक्सपोर्ट जो है उसको भी हमने शामिल करा है, ठीक है। ये हो गया। अब चूंकि आप जानते हैं, आपको थोड़ा सा एक चीज यहाँ बता देना है, जो कंजम्पशन होता है उसमें दो चीजें होती है। आप दूसरे देशों के भी प्रोडक्ट को यूज करते हो, जैसे इंपोर्ट हुई प्रोडक्ट है वो भी यूज होता है ना। तो आप घरेलू सीमा के भीतर जो गुड्स सर्विसेज बन रही है उसका तो यूज करते ही करते हो, इसके अलावा दूसरे देशों के प्रोडक्ट भी आप यूज करते हो। तो जो कंजम्पशन है वो सीडी प्लस सीएफ में बट गया, ठीक है भाई। इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक इसी तरीके से वो भी बट गया, और जी की जो वैल्यू है वो जी डी प्लस जीएफ में बट गई, ठीक है। अगर हम आपको यहां से कहें कि सी डी की वैल्यू पता करिए, तो क्या हो जाएगा? सी माइनस सी एफ। ठीक, यहां से अगर आई डी की वैल्यू पता करने के लिए कहा जाए, तो आई माइनस आई एफ, और जी डी इक्वल जी माइनस जी एफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। y इक्वल सी डी की जगह पे हम लिख सकते हैं सी माइनस सी एफ, प्लस आई की जगह पे आई माइनस आई एफ, प्लस जी डी की जगह पे जी माइनस जी एफ प्लस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है। y इक्वल निगेटिव वैल्यू को एक और रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को एक और रखते हैं, यानी c प्लस आई प्लस सी माइनस सी एफ प्लस आई एफ
प्लस GF। ये टोटल हमारा क्या है, ये हमारा टोटल जो है वो इंपोर्ट है। ये जो हमारी टोटल वैल्यू है, यानी गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है बाहर किसी गुड्स पे तो वो इंपोर्ट कर रही है ना। अगर बाहर के किसी गुड्स पे खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का इंपोर्ट पे खर्चा हो रहा है। अगर कोई फॉर्म कर रही है कैपिटल टूल्स पे, मशीनरी पे, BMW पे, या जो भी दूसरे दूसरे देशों से गुड्स मंगाई जाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करे तो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा हो गया, यानी वो इम्पोर्ट हुआ। और अगर कोई कंज्यूमर कर रहा है तो वो कंजम्पशन पे हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक्स भी ऐड होगा, सॉरी, ओके ओके ओके। तो आप यहाँ पे अलग से ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड गुड, थैंक यू। ये वैल्यू हो गई, तो ये हुआ क्या, ये इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, ठीक है। तो छोटे शब्दों में C प्लस आई प्लस जी, और ये प्लस के साथ था ना एक्सपोर्ट, और ये पूरी वैल्यू माइनस के साथ थी, तो हमने इसको इंपोर्ट को M से दिखा दिया, है ना। तो हुआ क्या, y इक्वल C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम NX से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। एक्चुअल में ये इस तरीके से आता है। अब आप पता नहीं आप कैसे पढ़े थे इसको, C प्लस आई प्लस एक्स, ओरिजिनली ये ऐसे काम करता है। अब आते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब आते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। अब ये लगभग सारे बेसिक पॉइंट्स हो गए हैं, तो मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर देता हूं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, फिर वही चीज इनकम स्पेंडिंग, इनकम स्पेंडिंग के बराबर है, यानी y इक्वल AD। अब जैसे ही आपने y इक्वल C प्लस आई प्लस जी प्लस NX लिखा है, तो इसमें दो चीज है। पहली चीज ये है कि इसमें कुछ वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। यानी कुछ चीजें जो है वो ऑटोनोमस है, स्वायत्त है, जो किसी अन्य वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करते। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें, अगर C को लिखें C बार प्लस BYD, तो जो C बार है वो इंडिपेंडेंट है, आप ये पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता है। रोटी कपड़ा मकान, तो भोजन के लिए जो भोजन है वो आपका किसी किसी के इनकम पे या आपके इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, आपको भोजन चाहिए ही चाहिए। तो वो पार्ट क्या हो गया खर्चे का, इंडिपेंडेंट हो गया इनकम से, तो उसको C बार से हमने यहाँ दिखाया। तो वो जो पूरा नेशनल इनकम है C प्लस आई प्लस जी प्लस NX, उसमें दो चीजें, एक तो ऑटोनोमस पार्ट भी शामिल है उसमें पहले से ही, और जो इनकम पे डिपेंड करती है चीजें वो भी शामिल है। तो जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है उसको ऑटोनोमस कह देते हैं। ऑटोनोमस हिंदी में स्वायत्त। अब स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। यानी इन फ्रॉम इनकम। कुछ चीजें इन है जिसको इंड्यूस्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रेरित। इंड्यूस्ड को हिंदी में प्रेरित बोला जाता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ कृपानंद जी, बाकी लोग भी बताएं। ओके ओके ओके, तो ये
प्रेरित प्रेरित प्रेरित। अब ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ऑन इनकम। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं आपको बतानी जरूरी है, आइए एक एक करके जानते हैं। सी जो होता है उसमें ऑटोनोमस पार्ट भी होता है और इंड्यूस्ड पार्ट भी होता है। यानी अगर आपको भूख लगी है, पैसे नहीं है तो भूख खत्म नहीं हो जाएगी, तो पैसे पे निर्भर नहीं करता है। तो अगर आपको सी को लिखना हो, यानी इस सी को लिखना हो, इस वाले सी को, तो एक्चुअल में सी कुछ इस तरीके से आप जानते हैं इस चीज को, सी प्लस बी वाई डी। वाई डी का मतलब डिस्पोजेबल इनकम, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या है। आई जो है एक्चुअल में आई बार है, कहीं कहीं पे आपको बताएंगे कि कैसे करना है आपको। कहीं कहीं पे आई की जो वैल्यू होती है वो आई बार माइनस आर वाई भी होती है, जिसका मतलब है कि कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट का ऑटोनोमस होता है और कुछ पार्ट जो है इनकम पे डिपेंड करता है। तो जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, जी की जो वैल्यू होती है वो उसको हमने जी इक्वल जी बार ले लिया है। एक्स जो है वो एक्स बार के बराबर है। ठीक है, इंपोर्ट को हम कैपिटल एम से दिखा रहे हैं और उसको एम बार प्लस स्मॉल एम वाई से दिखा रहे हैं। स्मॉल एम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, आप ये जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो एक्सपोर्ट है वो इनकम पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है? वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है वो दूसरे देश के लोगों के इनकम पे डिपेंड करता है, तो वो इसलिए हमारे इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हमने एक्सपोर्ट को एक्स इक्वल एक्स बार लिखा है। जो टैक्स होता है, जो टैक्स होता है उसका, जैसे गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाती है, सपोज करिए कि गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगा रही है, तो कुछ टैक्स इनकम पे भी होता है और कुछ टैक्स इनकम से इंस्पायर्ड भी होता है। जैसे अगर आप पे कोई टैक्स लगा दिया जाए 5,000 का टैक्स लगा दिया जाए, तो वो ऑटोनोमस भी हो सकता है नेचर में, और जो दूसरा टैक्स है वो नेचर में जैसे इनकम टैक्स। अभी जो नया बजट पेश हुआ है टैक्स स्लैब, आप जानते हैं कि इस इनकम से इस इनकम पे इतना टैक्स, इस इनकम से इस इनकम पे इतना टैक्स। कुछ टैक्स है जिसपे, जैसे सेल टैक्स है, या फिर कोई फाइन लग गया, या कुछ इस तरीके का टैक्स जिसपे आपके इनकम से मतलब नहीं हो, सीधा आप पे इस अमाउंट तक का टैक्स लग गया, को आप यूज कर रहे हो तो हुआ, और इनकम से प्रेरित पार्ट भी इंक्लूड हुआ, यानी टी इक्वल टी बार टी वाई। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको कुछ चीजें बतानी है। जो गवर्नमेंट का सेक्टर है जी, गवर्नमेंट का सेक्टर, जो अभी हमने टैक्स की बात करी, गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है, ऑटोनोमस भी और लमसम भी, आप ये जानते हैं, और गवर्नमेंट खर्चा भी करती है। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो जो टैक्स लगाती है वो इस फॉर्म में होता है, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आपको पता ही है कि ये कैपिटल जी के टर्म में या इस तरीके से होता है। गवर्नमेंट एक काम और करती है, ट्रांसफर इनकम, ट्रांस या ट्रांसफर पेमेंट्स आप इसको कर सकते हैं।
इसको हम कैपिटल आर बार से दिखाते हैं। तो ट्रांसफर किस पे हो सकता है? स्कॉलरशिप के फॉर्म में हो सकता है, ओल्ड एज पेंशन के रूप में हो सकता है, विडो पेंशन के रूप में हो सकता है, ये तमाम सारी चीजें। तो एक्चुअल में जो डिस्पोजेबल इनकम है वाईडी, जो हमारे पास बचता है वो है क्या? वो है वाई माइनस, यानी जो हमारे पास इनकम है उसमें से अगर टैक्स को हम, और हम में से किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसको हम जोड़ देंगे क्योंकि वो हमारा पैसा हुआ ना। तो जो वाईडी है वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से है। जो वाईडी है वो एक्चुअल में वाई माइनस टी प्लस आर है। बाद में जो टी की वैल्यू है यहाँ से फिर ऐड हो जाएगी, तो वो करेंगे इक्वेशन में जैसे आएगा। तो यहाँ पे वाईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, टी इक्वल टी बार प्लस स्मॉल टी वाई। डी की वैल्यू जो है अगर आप यहाँ पे लिखेंगे वाई माइनस टी प्लस आर, ये सारी चीजें। अब फर्दर ये जो आपका वाईडी है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग में बटा हुआ है, ये आप जानते हैं पहले से। क्या यहाँ तक मामला क्लियर है सबको? तो एक बार सभी लोग हमें यहाँ पे मैसेज में बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बता दीजिए। बाकी लोग भी, जितने भी लोग हैं, जल्दी से आप एक बार बाकी लोग जो है वो बता दीजिए, काम खत्म करें आगे बढ़े। ओके, तो फिर अब बस थोड़ा सा है आज के क्लास के लिए। अब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अरे यार लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, आपको पता है कि जो वाईडी होता है, सॉरी वाई जो होता है वो एडी के इक्वल होता है। अब हमने ये सारी जो चीजें ऊपर लिखी हैं, ये आपको बता भी देंगे कि वो कैसे काम करता है। आपको याद नहीं करना है, किसी को याद नहीं करना है। तो वाई इक्वल एडी, तो वाई इक्वल एडी की वैल्यू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है भाई, वाई इक्वल, अब आपको एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सी की जो वैल्यू एक्चुअल में वो क्या है? सी बार प्लस बी वाई, क्योंकि वो बी वाई डी है। और जो वाई डी है वो है क्या? वाई माइनस ये वाली वाई माइनस टी प्लस आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दें, ये रुक जाओ एक स्टेप बाद लिखेंगे। आई को एज इट इज हमने रख दिया आई बार, क्योंकि हमने ऊपर आई को आई बार ही यहाँ पे मान रखा है। ठीक है, प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस, इंपोर्ट वाले को हमने बदल दिया यार, एक स्टेप के बाद ही बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सी बार प्लस बी, वाई डी है क्या एक्चुअल में? वाई माइनस टी प्लस आर। भाई डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इनकम है टैक्स के रूप में जो खर्चा हो गया वो, और गवर्नमेंट ट्रांसफर भी करती है स्कॉलरशिप ओल्ड एज पेंशन, तो वो भी हमारा ही इनकम है।
तो उसको हमने आर को जोड़ दिया, प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस, अब इंपोर्ट जो है हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एम वाई हो जाएगी, है ना। तो y इक्वल क्या होगा, सी बार प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई, यानी आई बार जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार माइनस स्मॉल एम वाई। अब एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि जो भी y वैल्यू, y की जो वैल्यू है जहां जहां पे, यहाँ पे है, फिर इसके बाद और भी कहीं पे है, यहाँ पे है, और भी कहीं दिख रहा है, इन सबको एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी वाई, कोई चीज मिस तो नहीं हो रही है ना, एक बार आप देखना है, ये चूंकि टी बार है यहाँ पे, एक छोटी चीज मिस हो रही है, आपको मैं बता रहा हूँ क्या मिस हो रहा है, नहीं एक छोटी सी चीज मिस हो रही है, एक मिनट, हाँ अब लिखते हैं इसको, सी प्लस यानी सी बार प्लस पी वाई माइनस टी प्लस आर आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार, सी बार प्लस बी। अब क्योंकि जो टी है एक्चुअल में वो टी बार है, ऊपर देखिए क्या लिखा है, प्लस टी वाई, यानी स्मॉल टी वाई, यानी प्रोपोर्शनल टैक्स की बात की जा रही है, सर्टेन अमाउंट या सर्टेन परसेंटेज एक गिवन इनकम का, तो एक्चुअल में ये जो टी है वो टी बार प्लस टी वाई है, तो टी बार और माइनस स्मॉल टी वाई, यानी ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर। आप लोग भी जरा देखते रहिए कहीं कुछ छूटे ना, है ना, प्लस एक्स इंपोर्ट है वो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम वाई हो जाएगा, हो जाएगा, तो आप कहेंगे हो जाएगा, तो सी बार प्लस बी वाई माइनस माइनस बी टी बार माइनस बी टी वाई प्लस बी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार माइनस स्मॉल एम वाई। अब वाई वाले को एक साइड ले आते हैं, यानी जहां जहां पे वाई की वैल्यू है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है ना, तो आप कहेंगे कि हाँ है, तो इसको एक साइड ले आते हैं, तो अब बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, बी टी वाई, और ये माइनस में है तो प्लस, बचा हमारे पास क्या, सी बार
इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, ये माइनस बी टी बार प्लस बी आर प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार। ठीक है भाई, अब यहां से हम y को बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस स्मॉल एम। क्या ठीक है? क्या ये मामला यहां तक ठीक है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो एक बार बताइए, यहां तक ठीक है? ओके ओके ओके, बाकी लोग भी बताते रहिए, है ना, पता चलता रहे हमें भी। तो सी बार और माइनस बी टी बार प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार। ठीक है, अब अगर आपको यहां से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पता करना हो, वही पता करना हो, तो क्या हो जाएगा भाई, सी बार माइनस बी टी बार प्लस बी आर प्लस आई बार प्लस सी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार अपान में 1 माइनस बी प्लस बी टी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई, क्या ये चीज क्लियर हुई? एक बार आप लोग जल्दी बताइए, फिर इसको खत्म करें, है ना। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, तो इसको देखते हैं, कुछ उपाय है तो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। अगर हम आपसे ये कहें, सपोज करिए कि यहाँ पे y या 5y लिखा होता है और यहाँ पे 4x प्लस 9x प्लस 2x लिखा होता है, तो आप क्या करते हैं? यानी इस तरीके से आप यही करते हैं ना, 9x प्लस 2x अपान में 5, इस ऊपर के तरीके से। तो एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये है, क्या है, 4x अपान में 5 प्लस 9x अपान में 5। एक्चुअल में वो ओरिजिनली ये चीज लिखी हुई है। तो जहां पे आपको यूज करना होगा, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी, है ना, वहां पे हम इसको प्रत्येक वैल्यू, यानी सी बार के टर्म में या बी टी के बार के, बी टी बार के टर्म में या बी बार के टर्म में, हम पूरे वैल्यू को यानी 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम को ले आ देंगे, जो हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो आगे आपको दिखेगा। अब आपको एक चीज बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो y की वैल्यू निकल के हमारे पास आई है, किसकी वैल्यू निकल के हमारे पास आई है, y की वैल्यू निकल के आई है। कैसे निकल के आई है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब हम नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं, यानी ये वैल्यू y इक्वल एडी, और ये कन्वर्ट होके हमारे पास किस में आ रहा है, y इक्वल सी बार माइनस बी टी बार प्लस बी आर, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, तो ये है क्या, ये यहाँ पे है, ये प्रोडक्ट मार्केट से नेशनल इनकम निकल के आया है। ये हमारा वस्तु बाजार है और ये इनकम स्पेंडिंग के इक्वल होता है, और आई और एस यानी आई एस कर्व का, आई एस कर्व को डेरिवेट करते हैं, बनाते हैं, निकालते हैं, यानी यहाँ से आई एस कर्व आता है। तो जो एक्चुअल में y की वैल्यू है वो है क्या, आई एस कर्व का इक्वेशन है, वो है क्या, आई एस कर्व का इक्वेशन है। यानी ये जो वैल्यू वैल्यू है,
ये IS कर्व के इक्वेशन के टर्म में भी यूज हो जाएगा, जहां पे भी यूज होना होगा वो आपको दिखेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करा जाएगा तो। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जल्दी जल्दी बताइए भाई आप लोग, फटाफट। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है मैं अभी क्या बताया? ये बाद में चल के जहां पे जरूरत होगा वो IS कर्व का इक्वेशन भी हो जाएगा, वो चिन्ह बदलते रहेंगे, वो पता चल जाएगा कि चिन्ह बदलना है, माइनस होता है कि प्लस होता है, वो आसान है, वो हो जाएगा। अब यहीं से आता है मल्टीप्लायर का सीन। अब ये वैल्यू आपने जैसे ही निकाल लिया तो मल्टीप्लायर का सीन बनता है। तो एक छोटा सा आपको चीज दिखाते हैं, अब वो बताएंगे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, क्या है एमपीसी, कैसे काम करता है, हर एक चीज डिटेल में इसको करेंगे। मतलब हमें थोड़ा सा आपको इस चीज को कनेक्ट करना था इस कर्व से, तो हमने इस चीज को बताया, बाकी सारी चीजें हम करेंगे। अब एक यहाँ से मल्टीप्लायर का खेल स्टार्ट होता है। तो मल्टीप्लायर में आप करते क्या है, जैसे हम आपसे कहें कि टू सेक्टर इकोनॉमी है, सिंपल इकोनॉमी है, क्लोज्ड है, टू सेक्टर है, जिसमें फॉर्म सेक्टर है और कंजम्पशन का सेक्टर है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर, यानी C+I का केस है। ठीक है, बस आपको ये सुनना है। तो हम आपसे कहें कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, जैसे ये I बार है, इसमें थोड़ा सा चेंज, तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में या नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा? तो आप क्या बताते हैं कि जो इनकम में चेंज आता है, जो इनकम में चेंज आता है यानी ये वाली वैल्यू, वन माइनस बी प्लस बी टी प्लस, यहाँ कोई चीज छूटा तो नहीं है ना, यहाँ पे हाँ सही है, सही है, एम, यानी यहाँ से एक का मल्टीप्लायर जो निकल के आता है डेल्टा वाई इक्वल, अगर इनकम में हम चेंज कर रहे हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा, वो डिपेंड करता है कि हम केवल इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को ही चेक करें, बाकी तो हमारे सेम है, कांस्टेंट है। अब चूंकि डेल्टा आई के वजह से इनकम में क्या चेंज आती है वो कौन हमें बताएगा, वो मल्टीप्लायर बताएगा। तो डेल्टा वाई इक्वल डेल्टा आई अपन में वन माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम। तो यहां से डेल्टा वाई बराबर डेल्टा आई इक्वल वन अपान वन माइनस बी बी टी प्लस एम। अब चूंकि टू सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैसी है, टू सेक्टर, ठीक है, इन्वेस्ट कंजम्पशन है यानी हाउस होल्ड सेक्टर है और फॉर्म सेक्टर है, तो इंपोर्ट वाला का काम ही खत्म, तो आप इसको बाहर कर देंगे। ये इंड्यूस्ड जो टैक्स वगैरह है ये बाहर हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई इक्वल वन माइनस बी, और इसी को बाद में आप वन अपान में एमपीएस भी कहते हैं, ये क्या है, एमपीसी है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा सीन था, इसको देखेंगे आगे हम, जैसे ही हम आगे मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर उसका इंटरेक्शन है ना, सुपर मल्टीप्लायर क्या है, कैसे है, पूरे इस मॉडल को एक एक करके, अभी हमारा ये चल क्या रहा है, ये भी चल रहा है आपका प्रोडक्ट मार्केट। तो प्रोडक्ट मार्केट कल खत्म कर लेंगे, अगर कल क्लास चली तो कल तो हमें कहीं जाना है, तो देखते हैं अगर क्लास पॉसिबल हो पाया तो क्लास हम लेंगे, अगर नहीं हो पाया तो जैसे ही बहुत एक दो दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर पूरा सिस्टम मेरा सही हो गया है, आपको नेटवर्क भी एकदम एक्यूरेट और सही मिलेगा, और क्लासेस भी अब रेगुलर बेसिस पे ही चलेंगी एक दो 3 दिन के अंदर। तो इसको करते हैं खत्म।